डेली वही हम बता रहे हैं कि अभी डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन मीन्स अ लॉट टू डू, अ लॉट टू डू मीन्स बहुत कुछ करना बाकी है, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अब पहले कन्फाइंड होता था ना कि कुछ खास सेक्टर है, कुछ खास जगह है, वही अपॉर्चुनिटी। स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इकोनॉमिक्स सर्वे, उस पे कुछ एमसीक्यूज जो हैं आप लोग कह रहे थे, तो उस पे स्टार्ट किया है। हाँ बिल्कुल काम आएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, और बजट पे तो किया ही था हमने। हाँ ठीक है विजिबल है ना आप लोग को। हाँ तो जो आप जो ये क्वेश्चन पूछे थे वही, तो अब इस फील्ड में ना हर एक फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे कि आप ऐसे स्टार्ट में देखिए, जब कंप्यूटर जब नहीं आया था ना कंट्री में, तो क्या हो रहा था कि जब उसके मतलब खिलाफ जितने पॉलिटिकल पार्टी थे या और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, इतना ज्यादा जो है उस पर प्रोटेस्ट किया है, कंप्यूटर आ जाएगा, अब आदमी का काम जो है मशीन करेगा, है ना। इवन जब कैलकुलेटर का भी जब इजाद किया गया था, उस समय लोग जो है, आप देखिएगा कि अभी पुराने जो कॉमर्स के स्टूडेंट मिलेंगे ना, तो बड़ा स्केल और ये अकाउंटिंग जो है, हाँ आप लोग कॉमर्स पढ़ते, तो अब जैसे जैसे ये तो अब क्या कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर आ गया, तो उसके बाद से आप क्या करें, तो आप देखिए कि कितने नए कोर्सेज आ गए, जैसे कि बैचलर इन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए आ गया, फिर उसके बाद लोग बीसीए एमसीए, तमाम तरह का कंप्यूटर, और इतना जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ये क्रिएट किया। तो आपको हम वही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल काम आएगा अभिषेक कुमार। आपका जो ये क्वेश्चन है कि ये कोर्स जो है ये हर एक एग्जाम में। अच्छा दूसरी बात क्या है कि और थोड़ा सा आप लोग को हम 2-3 मिनट इसमें लगेगा समझा देते हैं। तो अपॉर्चुनिटी जो आपका ये क्वेश्चन है ना कि किस फील्ड में, जैसे कि ऐसे समझिए, अभी हम लोग इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, तो या फिर अब सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे, तो वैसे ही जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट की पकड़ है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट की पकड़ है, तो बस आपको क्या करना है, एक ट्यूनिंग करना है, इसको होता है ना फाइन ट्यूनिंग, उस सब्जेक्ट को, मतलब आपको एग्जाम के लिए। अब यही अगर नॉर्मल जिसको आप लोग वनडे एग्जाम बोलते हैं, उसमें क्या पूछेगा, सीधे ये पूछेगा कि अरावली की पर्वतमाला कहाँ है ना। जैसे कि राउर केला जो प्लांट बना, ये किस योजना आयोग या किस, ये क्या, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है ना, ये फैक्ट्स हो गए। इसके बाद से और क्या होता है, जैसे कि आपको हम बता दें, जैसे कि एक फैक्ट हो गया, फिर इसके बाद क्या होता है, इन्फरेंस, फिर होता है जजमेंट, है ना। तो कोई तथ्य है, उस फैक्ट से आप क्या डिड्यूस किए, क्या इन्फर किए, मतलब व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फैक्ट। अब ये क्वेश्चन अगर आपको इसमें आ जाएगा, जैसे सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है, अब इसमें आपको क्या चाहिए, एक एनालिटिकल ब्रेन थोड़ा सा, कि आप ठीक है कि केवल रोटेल लर्निंग से काम नहीं चलेगा, कि आपने याद कर लिया कि हाँ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, अब राइट टू लाइफ है तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, तो क्या लिबर्टी का उसमें क्या रोल है ना। तो अब उसके बाद से देन यू विल बी इन ए पोजीशन टू कंक्लूजन। तो सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ किस स्तर पे है, तो अब जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जैसे कैसे क्या बोला जाता है कि एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना, मतलब कि पहले बेसिक्स फंडामेंटल एकदम क्लियर हो, और उसके बाद से जो स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे पीसीएस वगैरह जो है, आप देखिएगा, आपको हम बताए हुए थे कि बहुत सारे बोरोड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यूपीएससी के पुराने क्वेश्चंस, या उसी का एप्लीकेशन पार्ट जो है, थोड़ा सा जो है वो आपको ये पूछा जाएगा। तो जैसे ये एग्जाम है, इसमें क्या है, एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तो अब कैसे आप कोई भी चीज इन्फर कीजिएगा या एनालाइज कैसे कीजिएगा, तो यू मस्ट हैव डेटा फॉर दैट। आपके पास अगर फैक्ट्स नहीं है, तो आप क्या एनालाइज कीजिएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे हम ये कहें कि अब यही मानसून है, तो मानसून के बारे में आप क्या, जब तक आपको क्या विंड का सारा ये नहीं पता होना चाहिए, ये कि मूवमेंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि हिमालयस का लोकेशन क्या है ना, इंडियन ओशन का क्या है, एल नीनो फेनोमेनन और लानीना, ये आपको एनसो जो आप पढ़े हुए हैं, ये जैसे हमने ज्योग्राफी से उदाहरण दिया,
ऐसे ही जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से आपको ये पता होना चाहिए कि राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, इसका एप्लीकेशन कैसे है, जो डीपीएसपी है क्यों नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। वैसे ही इकोनॉमिक्स में कि मॉनेटरी पॉलिसी जैसे आप लोग पढ़े कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो उससे जो इन्फ्लेशन हो रहा है उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अब क्यों सीआरआर यूज किया जा रहा है, क्यों एसएलआर, ये सब जैसे ये क्या है, ये हो गया आपको एप्लीकेशन बेस्ड, ताकि आपको जो जजमेंट मतलब कोई भी डिसीजन लेना है तो आप पहले से, और इतना ज्यादा आपकी वो प्रैक्टिस हो कि आप ये सारा काम जो फैक्ट है इन्फरेंस जजमेंट वो बहुत फास्ट कर पाते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप किस तरह से अपने को ये ट्रेंड करते हैं, मतलब ये माइंड। तो सब्जेक्ट पे पहली जो जरूरत है कि वो पकड़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब ये नहीं कि इतना क्लास होने के बाद आपसे ये पूछे व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो यू डोंट हैव टू ब्लेम टू अदर्स, आपको स्वयं को ब्लेम करना है। आपको ये नहीं अब ये पूछा जाए कि भाई प्रियम्बल में जो सॉवर्निटी है, सोशलिस्ट वर्ड है, लिबर्टी, इसका फ्रेटर्निटी, इसका क्या मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह की जो बातें हैं ना कि आपको ये क्लियर करना चाहिए, मतलब जो आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे हम लिखने वाला भी बताया कि 20 A4 सीट जो है ये भरने की आदत डालिए। अब 20 का है कि वो क्या, ये टारगेट हमने रखा, चलो नहीं 20 तो 15, 15 नहीं तो 10, 5 स्टार्ट तो पहले आप करो, आई बात समझ में। उसके बाद देयर इज ए लॉट ऑफ जॉय इन दैट, आप देखिएगा कि उस काम को करने में इतना आनंद आपको मिलेगा। जैसे आप लिख के नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन, जो भी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं लास्ट में जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उसका आंसर आप लिखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना है, इतना काम करने को है। आपको हम सही बताएं कि जिसको कहते हैं ना कि मतलब एवरी सेकेंड काउंट, यही प्रिपरेशन है। होता क्या है कि एक साल या फिर उसके बाद से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करने के बाद लोग धीरे धीरे क्या होता है मोनोटोनस है, कौन करे कौन जाए कौन, आज आई बात समझ में। तो आपको अपने दिमाग को ट्रेंड करना है। आप एन नंबर ऑफ मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, उससे कुछ बहुत होना नहीं, वो क्या एक्सटर्नल फैक्टर है, थोड़ा सा आपको क्या करेगा इनसाइट किया, फिर कल से आप वही हो। ऐसा थोड़ी होगा कि 26 मई को मेरा एग्जाम है या 17 नवंबर को बीपीएससी आने वाला है, हे भगवान 16 की रात को मेरी पर्सनालिटी बदल जाए, 17 को फिर 18 से मैं वही हो जाऊं, ऐसा नहीं होता ये। हाँ, ये ग्रेजुअल जो है ना, ऐसा अचानक से नहीं होगा, वो धीरे धीरे, इसलिए हैबिट इज द सेकंड नेचर। हम अक्सर हैबिट पे बात करते हैं, जैसे कि अब 8 का मतलब 8, 8 अगर आपके दिमाग में ये बना हुआ है कि 8 बजे मेरे को क्लास में बैठ जाना है, ये हमको चेज करना है, चाहे वो स्कॉर्ची हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो नहीं, एक मेरा फ्रेंड का फोन आ गया, आपको तुरंत कहना है कि भाई मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट क्या है, 8 बजे हमको लेक्चर अटेंड करना है, इससे इंपॉर्टेंट नहीं। मतलब आप समझिए कि ये आपके लाइफ का, जिसको कहते हैं कि ये लाइफ मोमेंट है ना। जैसे कि आप ऐसे पढ़ाई करो कि मतलब कल से हमको कोई किताब और कॉपी मतलब हमसे कोई छीनने वाला, ये मेरे मतलब लाइफ का आखिरी डे है, डे की शुरुआत वैसे करनी चाहिए, तब जाके ये प्रिपरेशन, क्योंकि डे बाई डे कंपटीशन टफ होगा, है ना। जैसे कि आज से 15-20 साल पहले तो आप देखिए काफी स्पेसिफिक लोग सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते थे, सीटें भी कम थी ये बात अलग है, लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल थे वो भी कम थे। तो अब है कि वो क्लस्टर बढ़ता जा रहा है, मतलब अगर सीरियस कैंडिडेट अगर हम 50,000 भी मान लें, 50,000 ठीक है, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 50,000 भी नंबर कम नहीं होता है। 50,000 में आपको कितने में आना, आपको आना है वही कोई मतलब 200-300 के अंदर में, 400 में फाइनल में, और सब कुछ सामान्य रहा तो 1 से 1.5 साल लगना है इसके रिजल्ट में। तो आपको उस जोन में जाके प्रिपरेशन करना है, ये कोई चीज नहीं सिखाने वाला है, ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा। तो अब इतना लेक्चर हो गया, इतना क्लास हो गया, अब जो बेसिक्स है अगर इस पे अगर स्ट्रगल आप कर रहे हैं तो फिर, और जो आप ये करिए ना तो कैसे बोलेगी कंप्यूटर आया था तो कई लोग उसका प्रोटेस्ट किए, कंप्यूटर के आने के बाद ही रोजगार हुआ। और आपका जो रियल डेवलपमेंट अगर आप देखिएगा, आप लोग को हम स्टैटिस्टिकली भी बताते हैं कि 2000 के बाद से, विशेष तौर पे जब आईटी रिवॉल्यूशन जैसे 98 में ये इनका बिल क्लिंटन का ये आगमन हुआ, और 2000 में एक Y2K प्रॉब्लम करके भी आया था, प्रॉब्लम आप लोग जानते हैं। उसके बाद से जो आईटी को लेके, और 2 सिटी आपका बैंगलोर और हैदराबाद, कल हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, और कितना तेजी में ये हुआ। हाँ, बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आपको जो है कि डे बाई डे अपने को अपग्रेड भी करना है।
यही चीज जो है लोग सिविल सर्वेंट से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्या होना होगा, अपग्रेड करना होगा। तो जाहिर सी बात है जो एग्जाम होगा जो उसके लिए, उसमें भी अपग्रेडेशन होगा। अब आज आप 20 साल पुरानी जो थ्योरी लेके चलोगे तो उससे नहीं होगा, ओरिएंटेशन चेंज करना होगा, फास्ट करना होगा, है ना। तो ये हैबिट्स पहले स्टार्ट करेगा वहां से आपको। तो रिटेन एग्जाम है, प्रीलिम के बाद मेंस, मेंस में लिखना है, तो लिखेगा आपको चाहे बहुत नॉलेज हो, आपके बदले कोई दूसरा तो लिखने वाला नहीं है। और आप नहीं लिख रहे हैं, इसके पीछे वजह एक ही है कि आलस, और कोई वजह नहीं। हाँ, वो आदत हैबिट में आ ही नहीं रहा है, इसको कर लेंगे, कल कर लेंगे, और जैसे जैसे ये टालते जाइएगा तो ये टालने वाली प्रवृत्ति भी आपकी आदत बन जाएगी। और वो हाँ प्रोक्रेस्टिनेशन, नहीं नहीं वो हर जगह है और सब कोई इससे ग्रसित है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं है उससे ग्रसित। प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या, मतलब हम खुद अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकते हैं। जैसे जिस काम में आपको इंटरेस्ट लग रहा है वो तुरंत आप कर रहे हैं, तो अब है कि जिस काम में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है वो काम आपको, यू हैव टू डू इट। जैसे एक मोटिवेशन जो एक इतना ज्यादा इसको बना के रख दिया गया इस शब्द को कि मेरे को मोटिवेशन नहीं मिला, मोटिवेशन, भाई समथिंग हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन, जो करना है उसको करना है, इतना ही दिमाग में रखिए। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है, बस डेली का काम डेली करते जाइए, आपको खुद पता नहीं चलेगा वो सब्जेक्ट आपका कैसे स्ट्रांग हो गया, है ना। जैसे जितना क्वेश्चंस, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, जितना आप कर रहे हैं वही कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंटली, और इतनी बार कर लीजिए कि आपसे फास्ट कोई नहीं कर पाए, आपसे स्पीड, स्केल और एक्यूरेसी, है ना। मतलब किसको नहीं कहते कि नींद में भी अगर मतलब हाफ स्लिप भी अगर हम है, तब भी हम पेपर को जो है 1.5 घंटे में सॉल्व कर देंगे, 2 घंटे, मतलब इस तरह का अगर प्रैक्टिस हो, इस तरह की बात, मतलब उसको न्यूरल पैटर्न आपका वैसा बन जाएगा। इसका डिफॉल्ट मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कई बार आप, कई सड़कें ऐसी होती हैं जैसे जहाँ आपका फेवरेट समोसा, चाट, रसगुल्ला ये सब मिलता हो, है ना, या कुछ और, अगर आप चाय के शौकीन है तो उस रास्ते से आप गुजरिएगा तो पता नहीं कोई ना कोई एक ऐसा एक शक्ति आपको खींच के लेके चला जाता है। आई बात समझ में। ऐसे ही जो प्रिपरेशन है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा है जिसको आप इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कि जैसे ही वो टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये बायोटेक्नोलॉजी या इससे रिलेटेड जो आपका है, कोई अगर कोई टॉपिक जैसे ही आप सुन लिए, स्टेम सेल या फिर डीएनए पे कोई बात कर रहा है, तुरंत आपका ध्यान आ जाएगा और क्या हो जाएगा अंदर से, दैट यू आर गोइंग टू फॉरवर्ड टू स्पीक, कि थोड़ा हम भी बोले उस पर, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हम समझ रहे हैं। तो अब यही डिफॉल्ट मैकेनिज्म, मतलब कि बाय डिफॉल्ट वो होना चाहिए, कोई कहे नहीं, मतलब कि स्वतः आपके अंदर। और एक टारगेट फिक्स कर लीजिएगा, या कोई नया कोई चीज अगर आप सीख रहे हैं तो उसमें इतना जॉय आता है, आप धीरे धीरे आपको उसमें वो खुशी जो है उससे बेहतर है। हाँ, द जॉय ऑफ लर्निंग, बिल्कुल यही है। आ जाए टॉपिक पे, काफी है इतना आज के लिए। हाँ ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, इस पे क्वेश्चन जो है किए हुए हैं, तो टॉपिक वही है। अब यही इस तरह का जो फैक्चुअल जो क्वेश्चंस है, ये अब पूछने का तरीका अब ये काफी क्लोज है। 6.5. What is the projected real GDP growth for India according to the economic survey? पहला क्वेश्चन तो यही, रियल जीडीपी क्या होता है। देखिए, जब भी इकोनॉमिक पैरेलेंस में रियल वर्ड हो और नॉमिनल, है ना, तो रियल में से जो ये जो रियल है, ये क्या है, इसमें इन्फ्लेशन जो है ये ऐड होता है, मतलब इंक्लूड है। तो नॉमिनल माइनस, जैसे कि ग्रॉस से क्या होगा, ग्रॉस से जब आप नेट पे जाते हैं तो डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप नॉमिनल से जब आप रियल पे जाते हैं तो नॉमिनल से क्या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इन्फ्लेशन को। इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड है, जैसे कि इसमें नॉमिनल में। तो अब रियल का क्या मतलब हुआ कि इन्फ्लेशन को हटा दीजिए, वास्तविक क्या आपको मिल रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अब 10,000 रुपए आपकी तनख्वाह है, एक साल में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, 10%। 10% हो गया तो आपकी तनख्वाह कितनी हो गई, 11,000 रुपए। लेकिन 10% से इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, तो रियल कितना हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा।
जनवरी में भी हम 10,000 थे और अगले साल भी 10,000 हो गए। यही रियल हो गया। रियल का क्या मतलब कि उसमें किसकी फैक्टरिंग करनी है, इन्फ्लेशन। मतलब कि रियल में क्या हो गया, जब नॉमिनल जो आपका है, नॉमिनल में क्या इंक्लूड है, इन्फ्लेशन, और रियल में तो नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन जो है आपका। हाँ जी, गुड मॉर्निंग राहुल। हाँ देख लिए 6.527, ठीक है। तो ये आपका जो है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। द इकोनॉमिक सर्वे कंजर्वेटिवली प्रोजेक्ट्स ए रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.5, ये बताइए। हाउ मच डिड इंडियाज रियल जीडीपी ग्रो बाई इन फिस्कल ईयर 24। ये सबको नोट भी करते चलिए लोग, इसलिए कि ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये भूल जाएंगे। हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी, आपको आज के डेट बता दें, नहीं तो यू विल क्रिएट योर ओन फील्ड। हाँ, बहुत लोग क्रिएट किए, जैसे कि आपको एक चीज हम बताते हैं, हर्षा भोगले का नाम सुने आप लोग? हर्षा भोगले कौन है? he is somewhere around I guess that 85 और 87 बैच, वो अहमदाबाद पास आउट जो है। तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद से वो एमबीए किए अहमदाबाद से, मतलब हम समझ 87 85, काफी सीनियर है। उसके बाद से वो एक ऐसे फील्ड में गए कि अब उनको जैसे कि स्पोर्ट्स से और विशेष तौर पे क्रिकेट से काफी अभिरुचि, मतलब एक इंटरेस्ट था, और क्रिकेट भी वो मतलब एक ठीक ठाक स्टेट लेवल तक वो खेले भी थे, है ना। ये सीनियर होते थे उनके, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है, और बीबीएस लक्ष्मण पर जूनियर। एनीवे, तो स्पोर्ट्स में वो कमेंट्री करके, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, उस समय इंडिया में ये कोई मतलब कैरियर ही नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कोई, और उस समय हार्डली जो है, कभी सुनिएगा, मतलब 500 600, मतलब बहुत नथिंग जिसको कहते थे, बट ही चेज हिज ड्रीम, और आज के डेट में वो एक कैरियर बना दिया वो आदमी, है ना। बहुत सारे लोग जो उस फील्ड में, और उनकी पढ़ाई क्या थी, इंजीनियरिंग और एमबीए, मतलब उनके उससे नहीं, वो क्या था, हॉबी और इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब इनॉर्मस आपको जो है, मतलब इन नंबर ऑफ आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, उसको वो कैरियर बनाया। तो ऐसा ही आप में एक जिल भी होना चाहिए। आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आपको हर फील्ड के बारे में एक बेसिक्स फंडामेंटल तो नॉलेज हो ही जाएगा। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ ही रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं, देश दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। आप खुद सोचिए कि क्या कुछ और उसमें किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और उसको गवर्नमेंट, अब तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जैसे कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट, ये सब क्या है, ये सब नए, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये। और आप कोविड के टाइम के बाद से आप देखिएगा, तो जिस तरह से ये ऑनलाइन ये क्रांति हुई, या कल हम लोग डिजिटल जो इकोनॉमी भी पढ़ रहे थे, हाँ, तो आप जो है ये भी उसको, हाँ, ये कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी को लेकर तो मत ही आप लोग चिंतित होइए, कि जो मतलब डेवलपिंग नेशन है, तो आप मतलब यू विल क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। जहां तक ये एग्जाम की बात है, तो इसमें आपको ये प्रिपरेशन, ये इसका रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अब फंडामेंटल्स आपको एनसीईआरटी पढ़ना, अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आज पढ़ो, या 3 साल बाद एग्जाम दो, वो काम आपका दूसरा कोई नहीं कर सकता है, वो पढ़ना ही पड़ेगा। नोट्स आप नहीं बना रहे हैं, आपको बनाना ही पड़ेगा, उसको बाईपास करके। इक्का दुक्का आपको एग्जाम्पल मिल सकता है भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो हर जगह लोग रहेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं बन सकता है, थ्योरी नहीं बन सकती, आई बात समझ में। इसलिए बस बहुत ज्यादा उसको लेके नहीं सोचना है, बस पढ़ते जाइए, अपना काम, डेली का काम डेली करोगे, ऑटोमेटिक आपको जो है सो वो बेहतर लगेगा। और जितना वर्कलोड होगा, आप टालते गए कि कल करेंगे, परसों करेंगे, जैसे वही कमरे की जो सफाई होती है, डेली थोड़ा थोड़ा करते रहिए तो नहीं, छोड़ दीजिए तो एक दिन बहुत गंदा हो जाएगा। यही बात है, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, हाउ मच डिड इंडिया रियल जीडीपी ग्रो बाई इन, क्या होगा इसमें, तो कुछ सोचना नहीं है, एनालिटिकल ब्रेन का यूज ही नहीं करना है,
It is all about memory. 8.2 बता रहे हैं ऑनलाइन. Real GDP grew by 8.2% in fiscal year. ये बताइए. ये सब क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. ये डायरेक्ट जो है आपका व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस इन फिस्कल ईयर 24. डायरेक्ट टैक्स क्या है? हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब जो मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर ये कर लग रहा है ना, वो वही व्यक्ति जो है, जैसे वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है. जैसे मान लीजिए कि हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने का है, तो बिल जो है मेरा बिल आप दे दिए, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स जो आपने ये किया, लेकिन मेरे इनकम टैक्स को हम ही पे करेंगे. बताइए, what percentage of tax was collected from direct taxes in fiscal year 24? क्या होगा? अंदाजा कुछ लगाइए. 55. 55 के पीछे का रैशनल क्या है? मतलब बीच का लग रहा है कि 2 आगे और 2 नहीं देखे थे. हाँ, ठीक है. तो 55% जो है ये डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन हो रहा है. और इसमें भी कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा? कॉर्पोरेट टैक्स का. इनकम टैक्स का नहीं. इनकम टैक्स तो बहुत कम. हाँ, ये बताइए. रेपो रेट क्या होता है? कोई बताएगा? देखिए, जो बैंकों को कैसे पैसा देती है, देखिए LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके अंतर्गत आता है आपका रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट. ठीक है. अब ये है क्या? ये एक तरह का रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है. रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है. जैसे ये है ना, इसको आप रखिए और जब हमको जरूरत होगी तो हम आपसे इसको फिर से एक. ठीक है. तो अब रेपो रिवर्स रेपो का मतलब है कि द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट द सिक्योरिटीज. किसके अगेंस्ट में? सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में आपको क्या कर रही है. और रिवर्स रेपो क्या है? रिवर्स. रिवर्स मतलब बैक, है ना. जैसे कि अब आरबीआई को जब चाहिए तो बैंक जो है उससे ये, अब क्वेश्चन ये आता है कि विच रेट इज हायर, रेपो और रिवर्स रेपो. ऑलवेज रेपो रेट जो है वो हायर होगा. अब उसके बाद से रेपो रेट को ये क्या किया गया कि उसको 6.5% से ये मेंटेन कर दिया. स्टेडी रेपो रेट एट 6.5. ठीक है. चलिए ये बताइए, ये इस तरह के क्वेश्चंस जो रहते हैं, जैसे हाउ मेनी कॉर्पोरेट डेटर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बाय मार्च 2024, है ना. ये क्वेश्चन जो है ये प्योरली फैक्चुअल है और ऑप्शंस जो हैं इनसे आपको निकालना है. और ये काफी जो है नहीं छोड़ने वाला है. इसको अगर 1 या 2 बार अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, अंदाजा लगाइए लोग तो कुछ. ऐसे भी 5 ऑप्शन, आज हम ऑप्शन कुछ ज्यादा दिए हैं. नॉर्मली 3 या 4 होता था, तो 4 में आप लोग तुक्का लगा लेते थे. बैंकिंग वाला नहीं है. हाँ, तो इसीलिए इसको रखा गया. नहीं, ये यहाँ भी 5 होता है ना, बीपीएससी में भी. हाँ, तो वो ना,
हाँ, तो इसीलिए हम कहें कि इसको 5 ऑप्शन वाला जो है ये रखते हैं। हाँ, नहीं तो ये 2 लोग क्या बोल दे रहे हैं, ए बोल देंगे, बी सी डी किसी का तो सही है, तो पता नहीं चल रहा है। हाँ, हाँ तो फिर भी कहीं कौन साइड तो करेंगे लोग ना, बताइए। बी 31394, ये आपके बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, नहीं वो पूछ देते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में इसका उल्लेख किया गया है। आप एक बार 2 बार देख लीजिएगा तो अनुमान भी लगा सकते हैं। याद कितना रहेगा, इसीलिए तो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है ना। हाँ, कॉर्पोरेट डेटर्स, वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस दोनों है इसमें, क्योंकि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड आप लोग को पढ़ा है 2016, उसके तहत क्या, या सरफेसी एक्ट जो है कि कोलेट्रल में जो एसेट्स होता है, अगर वो एसेट्स को या अगर लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक को वो अधिकार देता है कि वो क्या करे, ऑक्शनिंग से वो अपना पैसा जो है वसूल कर सकता है। चलिए, ये अगेन जो है इंपॉर्टेंट। 5.4 5.4 रिटेल इन्फ्लेशन। हाँ, ये सब फैक्ट्स लिखते चलिए आप लोग, हैं? ठीक है, तुक्का था तो अच्छा था। तो इसमें 5.9 भी है, ध्यान दीजिएगा। 5.4 जो है, ठीक है, तो रिटेल इन्फ्लेशन वाज मेंटेन्ड है। चलिए, ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2000, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 43rd बता रहे हैं आप? मतलब अनुमान लगाने के पीछे कोई रैशनल, या ऐसे ही एक नंबर इसमें से सेलेक्ट कर, हैं? पढ़ा हुआ लग रहा है, कुछ और पढ़ लिए हैं आप? हाँ, क्या दे रहे हैं जवाब आप? हाँ, गुड। राहुल कुमार सिंह 38। चलिए नेक्स्ट। हाउ मच डिड इंडिया रिसीव इन रेमिटेंसेस इन 2023? रेमिटेंसेस किसको कहते हैं? रेमिटेंसेस क्या है? रेमिटेंसेस किसको कहते हैं? क्या? नहीं नहीं, रेमिटेंसेस का मतलब हुआ जैसे कि बाहर से जो आपको पैसा जो आपको मिल रहा है, हाँ, जो फिनेंशियली या ऐसे, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे बिहार को क्या कहते हैं कि हाँ, रेमिटेंस इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब कि आपके पास अपना क्या है कि क्रिएट करने का कुछ नहीं, आपको क्या मिल रहा है, रिसीव कर रहा है। हाँ, भत्ता नहीं कहते हैं, वो अलाउंसेस होता है। रेमिटेंसेस मतलब कि आपको क्या कुछ प्राप्त कर रहे हैं आप बाहर से, हाँ, फाइनेंशियल ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आपके कोई मित्र हैं वो क्या, या फिर आप क्या कर रहे हैं, निवेश के तौर पे भी वो ला रहा है ना? तो इसको बोला ही जाता है इंडिया में, बिहार को रेमिटेंसेस इकोनॉमी। अपना कहां से आप जनरेट कर पा रहे हैं, नहीं तो आपको मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि हाउ मच डिड इंडिया रिसीव इन रेमिटेंसेस, 2023 में इंडिया कितना जो है रिसीव किया? 120 था। गुड।
सब आंसर आप सही बता पा रहे हैं राहुल कुमार जी, ऐसा कैसे? या इंटरनेट आपके पास है कहीं नजदीक में, दो चीजें यही हो सकता है, क्योंकि इतना फास्ट आपका रिएक्शन टाइम है, थोड़ा सा हमारा संदेह बढ़ गया। 120 बिलियन, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसमें हमको भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझने में, रिएक्ट करने में। आप इतना फास्ट रिएक्ट कर रहे हो ना, हमको थोड़ा सा इस पे हाँ डाउट लग रहा है। लेटेस्ट डेटा है सर जी। हाँ वेरी गुड, वो तो हम समझ ही रहे हैं लेटेस्ट डेटा है, लेकिन इतना डेटा भाई, मतलब आई एम रियली, हम आपके फैन हो गए। हाँ, क्योंकि कई में हमको खुद रेफर करना पड़ रहा है। और हम भी पूरा थॉरो इकोनॉमिक सर्वे पढ़े, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह जो है डेटा हमको रेफर करना पड़ता है। आप इतना क्विक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा, और अगर आपको याद है तो भाई बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामना आपके साथ, और आप धन्यवाद के पात्र हैं। ये बताइए, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी केम फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 31 मई 2024? बताइए। नॉन फॉसिल सोर्सेज सी नहीं है, अभी आगे मिलेगा, इसलिए सी के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, 45.4% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान में रहना चाहिए। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप थोड़ा सा इसमें बिल्कुल यही तो करना है। आप देखिए इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चंस हैं, आप अगर सही, और आपको सोर्स पे लिख देना, जैसे आप मान लीजिए आंसर में लिख रहे हैं कि नॉन फॉसिल सोर्सेज रीच्ड 45.4% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बाई इतना, एज पर इकोनॉमिक सर्वे, या नीचे सोर्स लिख सकते हैं आप, इकोनॉमिक सर्वे, यही करना है। मतलब इसमें क्या है कि ऑथेंटिक सोर्स, और ऑथेंटिक सोर्स क्या है, तो बजट का जो आपका हो गया डॉक्यूमेंट, या फिर ये हो गया, ठीक है। इसको नोट करते चलिए आप लोग। ये बताइए, पीएम आवास ग्रामीण, हम्म, कौन सा? हम्म, तो कौन सा सही होगा? सी। चलिए इसके विषय में लिख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इज ए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इज ए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम under the ministry of rural development, ठीक है। ये जो ग्रामीण विकास जो है, यही रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है। टू प्रोवाइड
हाउसिंग फॉर रूरल पुअर इन इंडिया। रूरल पुअर in India, launched 1st April 2016, 1 अप्रैल 2016 को। इसके पहले अर्बन वाला आ चुका था, एक प्रधानमंत्री अर्बन जो है ये योजना करके हाउसिंग, ये क्या है रूरल वाला बाद में आया, ये ध्यान में रखिएगा। और इसी का स्लोगन क्या था, हाउसिंग फॉर ऑल by 2022। जैसे इंदिरा आवास योजना ये सब पहले था, सबको क्या कर दिया, सब्ज्यूम कर दिया गया इसी के अंदर। ठीक है, तो क्या इसमें आंसर हो जाएगा बताइए तो। 2.63 crores houses were constructed। ए होना चाहिए। अच्छा, अब ये कि कुछ क्वेश्चन मेरा गलत भी हो जाए तो ताकि लगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या करें भाई, कुछ दिन हम भी इस पे प्रैक्टिस किए हुए हैं। वो जो मनोवृत्ति होती है या जो मनोदशा होती है, इसलिए हम पहचान सकते हैं। हाँ? नहीं, हम गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको अपने ज्ञान पे बहुत भरोसा या फिर वैसा कुछ है, लेकिन इतना थोड़ा बहुत जो है बॉडी लैंग्वेज, रिएक्शन, एक्शन, इससे हम लोग डेटा हो गया, उससे पहचान में आ जाता है। तो कुछ क्वेश्चन गलत है ताकि ओरिजिनलिटी लगे। नहीं, नॉर्मली जब वो यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे जब नकल वाला जो एग्जाम होता है ना, नहीं तो उसमें जब वो नकल कराते हैं लोग, तो कई लोग क्या लिख के कॉपी जो नहीं बेचते हैं कवर पे, तो पेज पे लिख के एक जगह यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो उसको यही आंसर है, इसको देख के लिख लो। तो सब तो लिख लिया, ये भी लिख दिया यहाँ से यहाँ तक। आई बात समझ, वही यहाँ से यहाँ तक हो जा रहा है। चलिए इसको नोट करते रहिए लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि देखिए फैक्ट्स है, इसको नोट कीजिएगा तभी दिमाग में आएगा, इसका और कोई तरीका मैकेनिज्म नहीं है। ये बताइए, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया? बताइए, 22-23 का डेटा है। 3 दशमलव कुछ का कैसे होगा, एक ही ऑप्शन है 3 दशमलव वाला, 3.2। अब यहाँ से केवल बी ऑप्शन मिलेगा आपको, नहीं अच्छा, अब अगली बार से क्वेश्चन हम वैसे ही डिजाइन करेंगे। हम समझ गए कि आप लोग ए बी सी वाले हो। नहीं, हाँ पैटर्न नहीं होता है। एक चीज आपको और बताते हैं, कई लोग इसी तरह एग्जाम पे जितना दिमाग उधर आप लोग ए बी सी पे डालिएगा, उस हम बता रहे हैं। देखिए इस तरह की कहानी हम लोग पिछले 20-25 साल से सुन रहे हैं, पहले समझिए इस चीज को। ये ए बी सी वाला कि ये पैटर्न फॉलो करता है तो 100 क्वेश्चन में से 25 ए होगा, 25 डी, 25, ये सब बेवकूफी बड़ी बात है। इस सब में जितना आप दिमाग डालिएगा उससे ज्यादा आप रिवीजन करके कुछ क्वेश्चंस और बना पाइएगा, है ना। हाँ ये जरूर है कि ऑप्शंस कुछ ऐसे हो रहे हैं यूपीएससी का विशेष तौर पे कि जहां आपको अगर आउट ऑफ 4 क्वेश्चन 2 अगर आप निगेट कर ले रहे हैं तो 2 आपको अटेम्प्ट करना है, योर चांसेस जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% होगी सही होने, वो एक अलग समझ। यहाँ 4 का चारों हमको नहीं आ रहा है, नील है, हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी मेरी वो 25% सही हो जाए, तो आप
चलाओ वैसे फिर 4 में से 2 निगेट किए और 2 में फिर आपको अटेम्प्ट लेना है, वो एक अलग पक्ष है ना। इवन अगर आपसे क्वेश्चन ही नहीं बना हुआ 20-21 ही बना पाए हैं तब क्या कीजिएगा, तो 1/3 में भी अगर एक आप हटा पा रहे हैं ऑप्शन तो 3 में भी आप अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन ये ए बी सी वाला जो आप लोग कर रहे हैं ना कि इसका ये नहीं होगा उसका ये होगा, नहीं, क्वेश्चंस पे आप ज्यादा जो है ये ध्यान दीजिए। नहीं वो ठीक है, हम भी समझ रहे हैं। और ऐसा कोई पैटर्न इसके चक्कर में पढ़िएगा लोग भी नहीं, आप लोग को बता दें कि ए इतना हो गया, बी इतना हो गया, सी इतना हो गया, नहीं। हाँ ठीक है, क्या है 3 पॉइंट। What was the average annual growth rate of agriculture sector over the last 5 years? ये थोड़ा सा क्लोज है ऑप्शन। क्या हुआ ऑनलाइन वाले लोग? राहुल कुमार जी बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या हो गया कि कोई अंदाजा, कोई अनुमान? एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? हाँ 17%, 17.5 सही है। 4.18 ओवर द लास्ट, और कई वर्षों से यही टारगेट भी हम लोग जो है 4 के ही इर्द गिर्द जो है ये रख रहे हैं। एवरेज एनुअल ग्रोथ जो है 4% जो है ओवर द लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी हो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बीपीएससी का, और विशेष तौर पे इस तरह का। ये बताइए, अब इसको अगर आंसर राइटिंग में आपको कैसे लिखना होगा कि नियर अबाउट 4% ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्जैक्ट अगर नहीं याद आ रहा आपको 4.18% जो है। नहीं वो तो है, तो क्या हुआ है वही तो पूछ रहे हैं। What was the industrial growth rate supporting overall economic growth in 9.5 9.5 supporting overall economic growth of 8.2% in fiscal year 20। ये किस चीज का है? इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री कितने पे ग्रो कर रही है? 9.2 पे, है ना। और आपका एग्रीकल्चर 4.8 पे, 18 पे। और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन जो है ये 3.2% से डिक्लाइन किया, ठीक है। ये बताइए व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर डिड इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर इन फिस्कल ईयर 20? 2 पॉइंट कंफर्म गेस? 1 2 3 4 5 और 0.7777, इसमें आप लोग कुछ तारतम्यता लग रहा है इस डेटा में? आप फिर सी के साथ जाएंगे? हाँ इस बार सी के साथ नहीं जा रहा है, बी के साथ। क्या लग रहा है, कुछ अनुमान बताओ। देखो किसी को नहीं मालूम है यहाँ, बस अनुमान लगाना है। और देखिए 1 2 3 4 5.7 ये फैक्टर तो कॉमन है। अब कितना होगा, कितना परसेंटेज, क्या लग रहा है आपको? ग्लोबल मार्केट शेयर डिड इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर इन फिस्कल ईयर। चलिए व्हाट वाज द पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन।
ये मालूम होगा आप लोग को है? हाँ तो देखिए, हाँ सही किए। जैसे कल हम बता रहे थे ना कि इस तरह का जो स्पीच होता है उसको कई बार आप सुन लीजिएगा तो आपको उसमें क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हाँ इफेक्ट से, इसलिए इसको लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब भी ऐसे भी आप लोग पढ़ाई करो ना, फैक्चुअल क्वेश्चन जो है ना उसको आप लोग लिख ही लीजिए। उसको जो है फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो आप लोग लिख लिया कीजिए। इसका मतलब ये है कि पर डे जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन है ना वो कितना से इंक्रीज कर रहा है, तो वो है हाँ 34 किलोमीटर जो है वो पर डे जो है वो बन रहा है, यही वो कह रहा है। ठीक है, ये बताइए what was the current account deficit as a percentage of GDP in fiscal year 24? huh? 0.7 कंफर्म। क्या कुछ हो गया क्या? ठीक है, the current account deficit improved to 0.7% of GDP in fiscal year कौन नहीं, पिछले फर्स्ट अभी जैसे कि एट प्रेजेंट जो है ये क्या कर रहा है 0.7% ऑफ जीडीपी, तो सीएडी इम्प्रूव्ड टू, तो 0.6% हम बोले हुए थे, तो अब है कि 0.7% ऑफ जी मतलब सरप्लस में है ना। तो अब ये डेटा फिक्स नहीं है, ये चेंज करते रहता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ चेक करते हैं, एक सेकेंड। हाँ चलिए नेक्स्ट, हाउ मच क्रेडिट वाज डिसबर्स्ड बाय scheduled commercial banks in fiscal year 24? ये कह रहा है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं इनके द्वारा कितना डिसबर्स। अब इसमें कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत जैसे आपका एग्रीकल्चर, आपका एजुकेशन जैसे हो गया, ये भी चेंज होते रहना। मतलब बैंक्स जो लोन करती है उस लोन का ये एक प्रायोरिटी, जिसको पता है ना कि प्राथमिक, मतलब इसमें क्या देना है, इस पे आपको बहुत ज्यादा वेट देना है, कि प्रायोरिटी सेक्टर कि हाँ प्राथमिकता इसको जो है देना ही है, उसमें प्रायोरिटी। तो ये नॉर्मल क्रेडिट के बारे में ये बात किया जा रहा है। ठीक है, हाँ ये आइए ये क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ ब्रॉड मनी एज ऑफ 22 मार्च 24 एक्सक्लूडिंग द एचडीएफसी मर्जर, मतलब ये जब मर्ज होता है इसको हटा के क्या हुआ था, बताइए।
आइडिया कोई? 11.2 ईयर ऑन ईयर 22 मार्च 2020। और 22 मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई एक डे बता। हाँ, 22 मार्च को आप लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। 22 मार्च 1912 को वही बिहार दिवस मनाया जाता है। हाँ, जल दिवस भी। इसी तरह से मतलब जो इंटरकनेक्शन जिसको कहते हैं ना, हालांकि इसका उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ये नंबर आप देखें, एक्सक्लूडिंग एचडीएफसी मर्जर की, एचडीएफसी बैंक और उसके और अदर जो एसोसिएट्स है ना एचडीएफसी, वो सबका एक मर्जर हो गया है ना। तो अब ये है कि ब्रॉड मनी किसको कहते हैं, मनी सप्लाई M3। तब इसमें क्या है आपका M1 प्लस M1 M2 M3। तो M3 में क्या होता है, टाइम डिपॉजिट्स होता है, और जो आपका M1 था उसमें क्या था, करेंसी विद सर्कुलेशन प्लस कॉइन्स नोट्स, है ना, ये होता था। उसके बाद से M2 में क्या होता था, पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स होती थी और डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स जो है। M3 हो गया। और M4 में क्या है, ये सारे डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट और प्लस कुछ, हाँ, पोस्ट ऑफिस का जो आपका, तो M2 और M4 है, उसमें पोस्ट ऑफिस आपके डिपॉजिट जो है वो है। इसी को मनी सप्लाई भी बोलते हैं। How much capital formation was facilitated by primary capital markets in fiscal year 24? बताइए। कोई आइडिया नहीं। कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है? पूंजी का विनिर्माण। नहीं, डेटा हम समझ रहे हैं कि ये नहीं याद होगा, लेकिन होता क्या है कैपिटल फॉर्मेशन, बताओ तो। कैपिटल का आप कितना अगले ईयर जो है निर्माण कर रहे हैं, है ना। हाँ, जैसे आप ऐसे समझिए, सामान्य जो बातचीत की लैंग्वेज में, एक दुकान आप चला रहे हैं, अगले 1-2 साल के बाद एक और दुकान खोल दी, तो ये क्या है, एक नया जो है आपने एक पूंजी का विनिर्माण किया और एक नया, और वो फिर से वो क्या कर रहे हैं, आपको एक नया जो है आपको जनरेट कर रहा है इनकम। तो आप कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब वो, जैसे कि आप सैलरी, आप एक इनकम आपकी है, तो पर मंथ आपको एक सैलरी मिल रही है, उसमें से एक जो निश्चित क्या कर रहे हैं आप, राशि जो है आप सेव कर रहे हैं या कहीं निवेश करना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर साल आपने क्या किया, एक कैपिटल का फॉर्म किया, और वो फिर आपके लिए एक इनकम जनरेटिंग सोर्स हो, है ना। जैसे पूंजी का भी निर्माण करना, लैंड है आपके पास, हर साल प्रोडक्टिविटी आप उसकी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो पूंजी का क्या हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, यही मतलब। या ऐसे कह सकते हैं इसको कि निवेश, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। हाँ, लगाना ताकि वो जनरेट करे फर्दर वो कैपिटल जो है, इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी का विनिर्माण। जैसे कि रेवेन्यू जो आपका होता है, तो उसमें क्या है, टर्नओवर, टर्नओवर क्या हो गया, जैसे ऐसे कोई आप वो जो चक्की देखते हैं ना, वो क्या होता है, घूमता है जैसे, तो टर्नओवर वर्ड यहीं से आया है कि ऑपरेटिंग जो आपका इनकम, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो पर मंथ जो है कितना पैसा आ रहा है और रोटेट कर रहा है आपके पास, ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऑपरेट, या उसके मेंटेनेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जितना आता है, वो कितना आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। मतलब कि उसको, जैसे कि यही मान लीजिए कि एक ऑफिस है, इसको इसको मेंटेन करने के लिए कुछ कॉस्ट तो लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे होंगे, और 1-2 एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी दे रहे होंगे, या अदर्स जो मेंटेनेंस है ना। जैसे बाइक ही आप खरीद लिए तो उसको मेंटेन करने के लिए, तो क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब फंक्शन वो करे, सही से अपना कार्य करे, इसके लिए भी उसमें कॉस्ट क्या होता है। तो जितना ज्यादा मतलब कम से कम ऑपरेटिंग कॉस्ट हो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितना बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी पे क्या हो जाएगा, आपका जो यील्ड मिलेगा वो कम मिलेगा। समझ में आ रही है बात? आपको पढ़ना है, 2 घंटे ही पढ़ाई करनी है,
2 घंटे की पढ़ाई ही करनी है और इसके लिए जो आपने कमरा लिया हुआ है रेंट, वो रेंट बहुत ज्यादा है। तो मतलब योर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, वो बहुत ज्यादा है। अब 2 घंटे की पढ़ाई हमको करनी है, तो हम क्या किए कि मतलब कि कोई पब्लिक लाइब्रेरी ज्वाइन किए, वहां पढ़ाई करना है, और ये जो हमारा जो रेंट है उसको क्या किए, कम किए। समझ में आ रही है बात? मतलब जितना उस कॉस्ट को कम करें, यही चीज होता है। अब ऑफिस हम बना लिए, उस ऑफिस को मेंटेन करने में, उसके अदर्स जो एक्सपेंसेस है उसमें हमारा बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, और यील्ड हमारा जो है, मान लीजिए कि 2000 रुपया जो हमारा जो है टोटल प्रॉफिट बना, और 10,000 रुपया का ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो हम अल्टीमेटली क्या आ गया, निगेटिव आ गया। जैसे कि कल आपको हम इंडियन रेलवे का एग्जांपल जो दिए थे, कि जो हमको पैसेंजर से जो हमको फेयर मिल रहा है, और उसके इस एक डब्बे का डिवाइडेड बाय उतना कर, क्या हमारा वो निकल पा रहा है, कॉस्ट नहीं निकल रहा, मतलब कि हम क्या वेलफेयर पे। लेकिन जब वही जब ट्रांसपोर्ट के रूप में जब हो जाता है, जब गुड्स के ट्रेन के रूप में, तब हमारा यील्ड निकलता है, तो वहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम ज्यादा लेते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट में या फिर आप लॉजिस्टिक्स में, इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द क्राइम कि आप जो है गाड़ी चला रहे हैं और उसमें कोई भी आप ये गुड्स नहीं रखे हुए हैं, तो उतना डीजल आपका क्या हो रहा है। जैसे ट्रक आप चला रहे हैं और ट्रक में कोई भी कुछ नहीं रखे हुए हैं, जैसे कि एक ट्रक है, यहां से गया चंडीगढ़ या अमृतसर, वहां पे वो क्या किया, अनलोडिंग कर दिया, मतलब जो भी गुड्स है उसने दे दिया, वहां से वो फिर उसको आना है पटना। और हाँ, तो कई बार होता है, तो क्या किया कि अब उसको लाने में भी तो हमारा कॉस्ट लग रहा है। हाँ, ये अगर 2 kg वेजिटेबल्स भी अगर वो लेके आ रहा है, तो कुछ तो मिला पैसा, ये कहने का। तो इट इज कंसिडर्ड, हाँ, मतलब कहने का ये मतलब है कि खाली आप अगर ट्रक चला रहे हैं और उसमें क्या, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको लाना भी है, हमको लाने में ही उतना कॉस्ट लग रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि उस ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, पीएसयू के केस में कल हम लोग यही सीख रहे थे, जो पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस था, वो क्या है कि उसमें अब कम छोटे ऑफिस में ही, एक मान लीजिए कोई प्राइवेट फर्म है, वो ऑपरेट किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि वो प्रॉफिटेबल बना लिया। और पब्लिक सेक्टर यूनिट में क्या है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, एक तो उसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या बताया कल आपको कि स्लो है, प्लस वो प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट को देख ही नहीं रहा है, वो किस पे देख रहा है, वेलफेयर पे। तो वेलफेयर पे है, तो गवर्नमेंट को क्या है, उसको प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स जो है, इट डजंट मीन दैट दिस पीपल आर इनएफिशिएंट, कल भी हम ये चीज बता रहे थे, उसका वो कल्चर ऐसा और वैसा क्या बना हुआ है, एक सिस्टम व्यवस्था बनी हुई है, तब धीरे धीरे उसको परफॉर्मेंस एंगल पे ये लाया। ठीक है ना? जैसे रेलवे का ही देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, जो निजीकरण हुआ, उसके बाद का जो प्रभाव दिखाई दे रहा है, 10.9 लाख करोड़, ये बताइए। ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी सर्वे में है तो, हाँ, 200 किया गया। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन कौन से गैस होते हैं उसमें, ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन, है ना? क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा ब्यूटेन का? इसके लिए भी कॉपी कलम से 6C4H12, तीन ही तो होता है, CnH2n+2, ये ब्यूटेन हो गया, CnH2n-2 और CnH2n, तीन हो गया, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तीन होते हैं, इसमें इतना सोचना क्या था। और प्रोपेन हो गया, उसमें जो ये जो आपको गैस जो डाला जाता है उसका क्या नाम है, जो स्मेल के लिए, उसका अपना एलपीजी का नहीं होता है, उसका होता है, हाँ, नॉर्मल आइसोब्यूटाइल मर्केप्टन भी उसको बोलते हैं, उसका आईयूपैक नेम है। आईयूपैक क्या होता है, नहीं वो तो हम भी समझ रहे हैं, वो हम आईयूपैक का आपसे फुल फॉर्म समझ रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सब चीज मतलब इस पे एकदम रिफ्लेक्ट रिएक्ट करना है, यही जीएस की का प्रिपरेशन होता है। अब ये नहीं कि इसमें आए कोई साइंटिफिक एकदम तुरंत आपको रिएक्ट करके वो जो है रिवीजन करना है, तभी वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। ठीक है,
व्हाट वाज इंडिया शेयर इन ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट्स इन फिस्कल ईयर 24? बताइए। देखिए इकोनॉमिक्स के साथ केमिस्ट्री भी चलता है, ये पैकेज है। हम्म हम्म बताइए। क्या है, कोई आइडिया? 1.8%। ये क्या है? ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट्स का। ये by what percentage did services exports grow in fiscal year 24? बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है? ये मतलब है कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है उस सेक्टर का कितना हुआ? 341 यूएस डॉलर। टोटल कितना हो गया? 4.9%। 23456.9. ये बताइए। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। देखिए डेट अपॉन जीडीपी, ये जो रेशियो देता है आपका, मतलब कि आपका जीडीपी क्या होता है? तो टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग योर टेरिटोरी, सॉरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर विद इन योर टेरिटोरी। ठीक है, अब आपने कितना कर्ज ले रखा है, और जब अब डेट टू जीडीपी रेशियो का एक लिस्ट आप जो है, मतलब टॉप 5 कंट्रीज का एक लिस्ट बनाइए, और इसमें इंडिया का क्या पोजीशन है, या इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है। ये क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। मतलब कि एक तरह से आप ये समझिए, जीडीपी क्या होता है? तो एक आय हो गया कंट्री का, है ना? तो और उस पे वो कितना कर्ज ले रखा है, चेक कीजिए तो आप लोग, डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है। और इंडिया का कितना है? 83 82 के अराउंड इंडिया का है, और यूएस का है 128 130 के अराउंड। सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कितना है? 83 बता रहा है। 81 पॉइंट, हाँ भाई 81 से 82 83। मतलब कि 100 रुपया अगर हम लोग कमा रहे हैं, उसमें 81 रुपया जो हम लोग का क्या है, वो कर्ज है। ये तात्पर्य हुआ। ठीक है, और यूएस का कितना है? सबसे ज्यादा उसी का होगा। क्रेडिट पे ही वो लोग रहते हैं ना। हाँ, ये 128 130 के अराउंड था, 122 124। मतलब कि 100 रुपया अगर वो लोग कमा रहे हैं तो 124 रुपया उनके ऊपर कर्ज। जी, हाँ, तो यही बस आपके सामने जिसको बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जो प्रमाण जो आपके सामने है। टॉप 5 कंट्रीज के लिए मतलब ये हुआ कि ये जो कर्ज है ये उनको चुकाना है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी व्यक्ति का, कंट्री का फाइनेंशियल हेल्थ जानना है तो ये सबसे बेहतर इंडिकेटर होता है। आपको बता दिए कि उस व्यक्ति के ऊपर कर्ज कितना है और उसकी आय कितनी है, इन दोनों का अनुपात ले लीजिए। क्योंकि आप लोग यूनिटरी फॉर्मूला पढ़े हुए हैं
वो स्टैंडर्ड 6 में ही, कि इतना जीडीपी पे इतना डेट, तो एक पे कितना डेट अपॉन जीडीपी, बस वही चीज है कि पर यूनिट अगर ये बढ़ रहा है तो उससे उसका कर्ज जो है कितना ये बढ़, तो 100 पे वो कितना है 122 या फिर 124, और हम लोग भी कुछ पीछे नहीं है, 82 83 जो है। और यूएस की इकोनॉमी और अपनी इकोनॉमी में बहुत फर्क है। हम लोग अभी जो है 5 ट्रिलियन, अभी मतलब हम लोग जो है अभी 3.5 3.678 इसी पे अभी ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब 4 के करीब। 5 ट्रिलियन हम लोग का ये जो है, और उस वो कितना है, वो 20 के अराउंड, 20 से भी ऊपर है। हाँ, चाइना 18 है, वो 25 मतलब 30 के अराउंड जो है, तो आपसे तकरीबन 5 गुना बड़ा, 6 गुना बड़ा। तो वो सरवाइव भी हम लोग के लिए, डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इतना कर्ज जो है वो नहीं सस्टेन कर रहा है। तो जो ये मॉडल है, जैसे कि क्रेडिट पे बहुत ज्यादा, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अगेन एक चीज तो तय हो गया कि इट इज नॉट अबाउट योर इनकम। 1 लाख अगर आपकी सैलरी है तो जरूरी नहीं है कि आप एक कैपिटल फॉर्म कर पाओ। हाँ, वही 50,000 अगर किसी के पास है तो वो हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक एसेट बना। 50,000 है, उसका मंथली खर्च 10,000 है, आपका 1 लाख है, आपका मंथ का खर्च 90,000 है, तो लॉन्ग टर्म में हु इज गोइंग टू 40,000 उसका पर मंथ जो है वो सेव हो रहा है, वहां पे 10,000। तो एक लंबी अवधि के बाद से ये आप बिट कर जाइएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये डेट टू जीडीपी काफी इंपॉर्टेंट ये एक रेशियो होता है। ये एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी आयुष्मान भारत कार्ड्स वर जनरेटेड? बताइए। 34 पॉइंट। व्हाट वाज द डिक्लाइन इन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम? ये इंपॉर्टेंट है। चौंतीस करोड़ था क्या? 34 करोड़ क्या ये बता रहा है? अच्छा, ये 30। ओ, बताइए। आइडिया कोई? 17.8 से 10% डिक्लाइन ऑफ 7.8%। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड, ये अभी हम लोग किए हैं इसका, किसमें? नॉन फॉसिल भाई, इतना हम लोग इसमें एब्सोल्यूट टर्म में किए थे अभी क्वेश्चन। 50%, 55%। क्वेश्चन समझे कि नहीं? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इज टारगेटेड टू कम फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030? 45% बोल रहे हैं आप? 50%? नहीं, वो अलग है, ये नॉन फॉसिल देखिए, और ये टारगेट किया जा रहा है बाई 2030 तक। ये बताइए। और 34 किलोमीटर क्या था? हाँ, नेशनल हाईवे जो, ये बताइए। ग्राम सड़क योजना सिंस 14-15। क्या होगा? सी होगा?
हाँ क्या, तो विज्ञापन में आप देखे थे इसको, क्या लिखा था उसमें? सरकार बनी थी उस समय इतना था और अभी आने वाले टाइम में हम लोग इतना बनाएंगे, ऐसा कुछ था। वेरी गुड। हाँ नहीं, यही होना चाहिए। आप जितने इस तरह के जो सरकारी विज्ञापन जो लगे रहते हैं, आप लोग एक ये भी हैबिट डालिए उसको पढ़ने की। आपको नहीं, उसको जरूर, जैसे विशेष तौर पे यहाँ पे आप देखिएगा कि बिहार सरकार का जो है जो परियोजना, या फिर आप यहाँ पे जो कचहरी होती है ना, कोर्ट वगैरह, वहां पे आप देखिएगा अक्सर ये योजनाएं होती हैं। जो जिला आपका ये पदाधिकारी का जो आवास या फिर उनका ऑफिस है, वहां पे आप जाइएगा इस तरह का, है ना, या जितने सरकारी जो ऑफिस हैं, तो आपको बहुत सारी योजना जो है, और एक्चुअली वो विजुअल ये मेमोरी होती है। ऑनलाइन तो आते ही रहता है, लेकिन ऐसे भी जैसे अगर आप कहीं मान लीजिए घूम रहे हैं, हाँ, और दूसरा जो विज्ञापन है कि उससे ज्यादा बेहतर है कि जो गवर्नमेंट के जितने होते हैं ना, आप उसको पढ़िए, और उस पर कितना, जैसे कि आप यहाँ जाइएगा, आपको बता देते हैं लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत के बारे में आप देखिएगा, जो कचहरी के बाहर जो लगी होती है, जो ये आपका नोटिस बोर्ड, या फिर उसमें अधिकांश चीज जो फैक्ट्स जो आप लोग लिखे हैं अपने नोट्स पे, उसमें मिल जाएगा। और आपका एग्जाम का जो क्वेश्चंस रहता है, मतलब बहुत सा आपको मिल जाता है उसमें से, या जो परियोजना का, जैसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने बोर्ड पे पढ़ा था कहीं, तो इस तरह। तो ओनली थिंग दैट योर रिसेप्टार्स आर ओपन, हर जगह जो है लर्निंग होनी चाहिए। ये बताइए। जैसे ऐसे ही इंक्वायरिंग माइंड डेवलप करना, जैसे नहीं नैक के द्वारा सर्टिफाइड जो है ये कॉलेज है, अब वो क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी है कि वो, हाँ एग्जैक्टली, इसी तरह से जैसे कि यूजीसी सेक्शन, हाँ ये एक्ट क्या है, कब आया था, क्या क्या उसमें है, तो ये बहुत ध्यान में रखिएगा। कोई अनुमान इसका? व्हाट वाज द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द क्वार्टर इन, ऑप्शंस काफी क्लोज है, आप ये कहना आपका सही है। कहा 3 ऑप्शन 6 के पास? हाँ ये 6.7, ये मार्च 2020। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन ये किया है, ये इस स्तर पर, है ना। चलिए ये बताइए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने ये वर्कफोर्स? बोलो जी। नहीं आ रहा है कुछ आइडिया? 11.4%। और इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, अगर एक सेक्टर का आप कह रहे हैं ना, तो दूसरे का भी आप बहुत कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करने वाला कौन सा सेक्टर होगा? एग्रीकल्चर। उसके बाद से नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में भी जैसे कौन सी इंडस्ट्री, जैसे कि कल हम बता रहे थे टेक्सटाइल हो गया, स्टील, ये सब क्या है, ये टेक्सटाइल, टेक्सटाइल है। अब देखिए, अब कैसे अनुमान लगाया जाता है, बेसिक एम्यूनिटीज क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी तो चाहिए ना सबको, तो फूड प्रोसेसिंग, अब फूड प्रोसेसिंग के पहले का क्या चरण है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रोजगार देगा, चाहे भले ही उनका कंट्रीब्यूशन जो हो जीडीपी में, लेकिन उसमें लोग लगेंगे ना, नहीं तो खाइएगा क्या? दूसरा कंस्ट्रक्शन, आपका घर चाहिए तो। तीसरा आपका वही, मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी तो बात है। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? यही टेक्सटाइल वाला हम बताएं।
ये तीन चीज, इसको आप हटा भी सकते हैं नहीं तो जॉब भी कहां से आपको क्रिएट होगा, ये और एसोसिएटेड जो है एक्टिविटीज। क्योंकि सारे लोग अगर आईटी में काम करने लगेंगे तो भाई अनाज कौन उपजाएगा, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा, जैसे सर्विसेज का ही है। तो हम लोग क्या सीधे प्राइमरी से टर्शियरी पे आ गए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे देखिए फूड इन्फ्लेशन जो आपका जो बढ़ रहा है, या एग्रीकल्चर में एक जो सबसे जो बर्निंग जो एक समस्या ये आ रही है कि आपका जो लैंड है उसका रियल एस्टेट में कन्वर्शन हो रहा है। जैसे जो खेती लायक जो कृषि योग्य भूमि है उस पे आप घर बना रहे हैं। घर तो दूसरे जगह भी बनाया जा सकता है, जैसे खासकर जो आप लोग पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में भी, जैसे कार्स्ट टोपोग्राफी उधर जो है, या बहुत सारे ऐसे जो है प्लेन, मतलब जहाँ पे कोई उपजाऊ जमीन नहीं है वहां भी कंस्ट्रक्शन, जहाँ बैरन लैंड इसको कहते हैं। लेकिन आप जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल लैंड, वहां अगर आप ऐसा कर रहे हैं कन्वर्शन, ये एक आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली स्टेट लाइक बिहार। At what CAGR did rural wages grow? CAGR क्या होता है? आप लोग में से बहुत लोग बैंक और एसएससी का भी एग्जाम देते होंगे ना, मैथ्स वगैरह भी बनाते होंगे लोग। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जैसे कि 100 से 10% एक साल में 110 हो गया, अगले साल 10%, 110 का 10%, ये हाँ, इससे पॉपुलेशन का ग्रोथ जो आप लोग देखते हैं 3 साल में कितना ग्रो है, अगर 10% से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो कितना पॉपुलेशन हुआ, तो पहले साल 100 से कितना गया 111, है ना, 10% अगर है तो 110 आ गया, अगले साल कितना हो जाएगा 110 का 10%, हाँ तो 121 हो गया, फिर अगले साल 10%, 121 का 10, हाँ हाँ, तो यही चीज है, यही CAGR। बस आप किसी तरह से ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि आपको 15% CAGR या 20% पर एनम जो है वो मिलता रहे, तो अगले 25-30 साल के बाद जो है आप बहुत पैसे वाले हो जाइए। कंपाउंडिंग इज द nth वंडर ऑफ द वर्ल्ड। किसको होता ही है, उसके बारे में बोला ही जाता है कंपाउंडिंग के बारे में, वन हु नोज अर्न्स इट, वन हु डोंट रीज इट। किस तरह, तो कैसे बढ़ेगा, ये तो थ्योरेटिकली तो कॉपी में नहीं दिखाई दे रहा है, मैकेनिज्म डेवलप कीजिए ना जमीन पे, कैसे होगा ये तो ठीक समझ में आ गया। इट इज एरिथमेटिक कि 10% से हम बढ़ जाए, तो ये वही कुछ कहना है कि 12 घंटे डेली हम 1 महीना बैठ के पढ़ लेंगे तो हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हु हैज प्रिवेंटेड यू नॉट टू डू, 12 घंटा पढ़िए, आई बात समझ में। तो ये तो पेन एंड पेपर पे जिसको प्लानिंग करते हैं हम लोग, रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटेजी, ये उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ना, जान लगाना ये नहीं। जैसे ये क्या हो गया, जैसे कि हाँ, ये जिसको बोलते हैं कि मनोरथ जिसको कहते हैं ना, कि मन में आपकी क्या एक सोच है, लेकिन उसको आप एग्जीक्यूट करना है। फिर आप जब 1 घंटा पढ़ते तो बोले यार यही काफी है, 1 घंटा कम थोड़ा ही होता है। हाँ हाँ, जो भी, चलिए उस पे आते हैं अभी, ठीक है। 6.9, चलिए PLI स्कीम क्या है ये जानते हैं आप लोग, प्रोडक्ट लिंक्ड, ये पूछा भी गया है, अट्रैक्टेड ओवर 1.28 लाख करोड़, ये बताइए 1.28 लाख करोड़, ये बताइए। फिर अनुमान वही 4 के अराउंड था,
4.4। ये बताइए what percentage did railway capital expenditure increase in the past 5 years? देखिए ये इकोनॉमिक्स का दूसरा एस्पेक्ट है। जैसे ही आप फैक्ट्स जब लेके आते हैं स्टैटिस्टिक्स नंबर्स, तब वहां पे रियल टेस्ट है। और फैक्चुअल मतलब जो डेटा बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, और जब ये आप आंसर में लिखिएगा विथ ऑथेंटिक सोर्सेज जैसे इकोनॉमिक सर्वे में ये, तो वो बहुत अच्छा है, उसमें आपको मार्क्स भी मिलता है। बोला भी जाता है स्टैटिस्टिक्स स्पीक्स मच लाउडर देन द वर्ड्स, है ना। जो आंकड़े होते हैं 77%। ये बताइए, ये तो बना दीजिएगा आप लोग। How many new terminal buildings were operationalized at airports, increasing passenger handling capacity? जब होगा तब इसमें सी बोलने का क्या है, वही है। चलिए ये बताइए, लिख लीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। Clean energy investment did India make between 14 and 23? कितना क्वेश्चन हो गया अभी तक? 15-20 33 कंफर्म सब लिख लियो, छूटा नहीं है ना कुछ? छूटा भी है तो 33 तो कम से कम 35-40, 36 38 मान लिया जाए। 2-3 छूटा है। चलो ये बताओ, इंडिया मेड 8.5 लाख करोड़ इन क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट बिटवीन 14 एंड 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड? जीवीए क्या होता है? जैसे 3 मेथड आप लोग पढ़े थे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो वैल्यू एडेड मेथड था उसमें क्या था, जितने वैल्यू एडेड है उनको क्या किया जाए, सबको समेशन मतलब सबको जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे भी ये क्या है, जीबीए फिस्कल ईयर 11-12 प्राइसेस पे, मतलब ये क्या है, ये कांस्टेंट प्राइसेस पे ये पूछा जा रहा है। इसको बेस ईयर बनाया गया 2011 में, और ये पूछा रहा है इसके बेस में 24 में कितना आपका जो वैल्यू एडेड हुआ, 7.2%। ये नोट कर लीजिए, ये फिर से इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेंटल डिसऑर्डर्स आर कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत 20 20 22 22 बी नहीं आया। चलिए अगली बार कोई और ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, what is the name of the program aimed at developing world largest preschool network at, बताइए कौन सा? शिक्षा और पोषण, है ना। कंफर्म, कंफर्म कितने लोग हैं? ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हमको बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर ये एग्जाम में आ जाए। बोलिए, शिक्षा और पोषण कितने लोग हैं? आप अकेले हैं, सबका बोझ संभाले हुए हैं, ध्यान से।
हाँ हो गया, पढ़े आगे। इसमें क्या लिखना है, इसका आंसर ही बता देते हैं। चलिए आप जो बोले वो गलत है। पोषण भी पढ़ाई भी आ गया, सी ऑप्शन गायब आपका। पोषण भी पढ़ाई, अब इसका क्या मतलब हुआ कि आ गया, इसमें क्या है, पढ़ाई भी पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी। हाँ हाँ एग्जैक्टली, समझ में आया। पोषण भी पढ़ाई भी किसके लिए है ये, हाँ प्री स्कूल नेटवर्क है। ये बताइए ये क्या है, विद्यांजलि इनिशिएटिव, ये भी एक प्रोग्राम है। अब बताइए 1.44 crores. The Vidyanjali initiative enhanced educational experiences for, ठीक है। What was the percentage increase in higher education enrollment from underprivileged sections? ये अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। (31.6%) increase in higher education enrollment from underprivileged sections since, ये बताइए। ठीक है। Approximately how many patents were granted in fiscal year 24? ये इस तरह के नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछ भी सकता है। पैटेंट्स किसको कहते हैं, बताइए। 1 लाख, आप वही सी वाला अपना कहते तो पैटर्न तो आप पकड़ ही लिए थे। हालांकि आप नहीं, तो हम यही की बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी आपको कंफ्यूज करने के लिए, चलिए नेक्स्ट ये बताइए, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। आ गया पक्का, चलिए 13%। और कौन सा सेक्टर हम लोग सीखे हैं इसके अलावा, कोई याद आ रहा हो, वर्कफोर्स कितना था, 11.4, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन 13। At what CAGR did urban wages grow? हाँ, जो मतलब कि शहरों में जो मजदूरी बढ़ी वो किस, 6.1। ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। एट व्हाट CAGR डिड EPFO मेंबरशिप ग्रो? EPFO क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे EPFO। तो जैसे ही आप मान लीजिए कहीं कार्यरत होते हैं तो आपको क्या होता है, PF अकाउंट जैसे जो है, तो ये एक इंडिकेटर है कि आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो EPFO मेंबरशिप ग्रो किया, तो लास्ट जो है 15 और 24 के बीच में कितना ग्रो किया, किस CAGR पर, 8.4। ये बताइए कितना एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है ये डिसबर्स किया गया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, ये थोड़ा मुश्किल होगा, बट 22.84। ये बताइए
कितने किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए? हाँ? सी से निकला है, परसों पढ़े हैं, तब अच्छी बात। ये बताइए, व्हाट एरिया वाज कवर्ड अंडर, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, lakh hectares. Next, what is the average annual growth rate of manufacturing sector over the last decade? ध्यान दीजिएगा, 10 साल का है। %5.2। सर्विस सेक्टर क्रेडिट अमाउंट कितना है? व्हाट वाज द सर्विस सेक्टर क्रेडिट अमाउंट मार्च 2024? बताइए, नहीं आइडिया? 45.9 लाख करोड़। What is the main focus of Mission Life? Come on. ये ध्यान रहे, मिशन लाइफ नेचर के साथ ह्यूमन नेचर हार्मोनी, तो लाइफ से पता चल जाएगा। मिशन लाइफ फोकसेस ऑन ह्यूमन नेचर हार्मोनी, प्रमोटिंग माइंडफुल कंजम्पशन टू एड्रेस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। लास्ट क्वेश्चन यही था। चलिए इसी नोट पे कंक्लूड किया जाए। थैंक यू।